Hello everyone, I welcome you all to lecture number 2 of chapter offer and acceptance. यहाँ पे हम देख रहे थे offer and acceptance. एक सेकेंड. So offer and acceptance. So हमने क्या बोला? नंबर 1, ऑफर पे एक्सेप्टेंस होता है तो एग्रीमेंट बनता है. बट अगर वैलिड ऑफर पे वैलिड एक्सेप्टेंस आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन शॉर्ट, इस चैप्टर में हम वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देख रहे हैं जो मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाता है. इज इट क्लियर? तो सेक्शन 10 देखा था हमने, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसमें हमने देखा था कि अगर सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. उसी की चीज को हम देख रहे थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर में. इज इट क्लियर? पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ ऑफर. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी. फिर वी मूव टू व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर. इज इट क्लियर? उस पर नंबर 1 हमने देखा एक्सप्रेस ऑफर. हर ऑफर जो पार्टी ने एक्सप्रेस किया है आइदर ओरल और रिटन मैनर में, उसे बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर. वेयरएज इम्प्लाइड ऑफर वो है जो पार्टी ने अलग से एक्सप्रेस नहीं किया बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम मानते हैं कि ये ऑफर है. ठीक है, जैसे एटीएम मशीन खड़ी है, इसे इम्प्लाइड ऑफर, जो चाहे जाके पैसा निकाल ले, ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, बस खड़ा है, इसे इम्प्लाइड ऑफर, जो चाहे जाके बैठ जाए, अपने डेस्टिनेशन चले जाए. ठीक है, और एक्सेप्ट कर ले ऑफर को. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. Whereas general offer is made to public at large. Is it clear? हमें देखा था anybody who comes forward and acts accordingly, हम मानते हैं कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. सर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर में बेसिक फर्क क्या है? स्पेसिफिक ऑफर जिसको दिया है वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, whereas जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमने कंसेप्ट देखा क्रॉस ऑफर. सी, जब भी दो पार्टी एक दूसरे को सिमिलर ऑफर देती है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर. दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट. याद रखना, दोनों भी क्रॉस ऑफर ऑफर है. जब तक कोई पार्टी उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देंगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं. देयरफॉर वी से दैट टू क्रॉस ऑफर नेवर मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, काउंटर ऑफर. हमने क्या बोला? जैसा मैंने ऑफर दिया, तूने एक वैसे के वैसे ऑफर को एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ठीक है, तूने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट किया, यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया, तो माइंड यू, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ बिकॉज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर. हम ये मानते हैं कि मैंने ऑफर दिया, तूने मेरे ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके कुछ भी एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस नहीं है, तूने मुझे काउंटर ऑफर दिया. इससे क्या होगा? इससे ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा एंड जो अब ऑफर बचेगा वो काउंटर ऑफर बचेगा. नेगोशिएशंस में नॉर्मली काउंटर ऑफर्स यूज होते हैं. नेक्स्ट, लास्ट इज स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूअस ऑफर. मतलब क्या? मतलब सर हर ऑफर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वैलिड होता है. अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम तक वैलिड होता है. अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम तक वैलिड होता है. जब तक वो ऑफर वैलिड होता है तब तक वो ऑफर स्टैंडिंग है, तब तक वो ऑफर ओपन है, तब तक अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. इज इट क्लियर? नाउ ये लेक्चर के साथ साथ मैं एक दो डाउट्स आप पे क्लियर कर दूं. जैसे आप लोग बहुत जगह ये कर रहे हैं कि टाइप्स में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये टाइप ये होगा कि ये होगा. सी, समझ लो लॉ में, सीए के स्टडीज में ऐसा नहीं होता कि 5 टाइप है तो ये यही रहेगा और ये नहीं होगा. लॉ में टाइप्स डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर. तो बोलना क्या चाह रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं जनरल ऑफर की, तो जनरल ऑफर भी हो सकता है और एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है. जैसे क्लियर? आप ऐसे नहीं बोल सकते जो एक्सप्रेस रहेगा वो जनरल नहीं रहेगा. तो बोलना क्या चाह रहे हो? सी, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर ये दोनों अलग है, ये दोनों अपोजिट है. ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते. एक केस दोनों केस नहीं कवर कर सकता. सेम वेज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अपोजिट है. बट ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि जो एक्सप्रेस है वो जनरल हो, जो एक्सप्रेस हो वो स्पेसिफिक हो, या जो इम्प्लाइड हो वो जनरल हो, जो इम्प्लाइड हो वो स्पेसिफिक हो. ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो टाइप्स डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन. ऐसा नहीं होता कि भाई जो एक टाइप है दूसरा टाइप नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अमेजोन का, आपको याद होगा अमेजोन पे ऑफर चल रहा था और आईफोन्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे. मुझे बताओ, अमेजोन पे जो ऑफर दिया, ठीक है, नंबर 1 वो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है? सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है, यानी ई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा. नंबर 1. नंबर 2, ये ऑफर एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ तो रिटर्न में लिखा हुआ है.
यानी एक्सप्रेस हो गया। इज इट क्लियर? तो देखो ई कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पेसिफिक है कि जनरल है? सर ये तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मींस ये जनरल ऑफर है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक ही ऑफर जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहा है, एक ही ऑफर यहाँ पे जनरल ऑफर है, एक ही ऑफर एक्सप्रेस ऑफर भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन हमको टाइप्स देखने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोगों ने मुझे मॉड्यूल से क्वेश्चंस पूछे। सी वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माय नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज बहुत सारे अच्छे नोट्स के अच्छे पॉइंट्स को कंपाइल करके मैंने एक नोट बनाया है। हाउएवर आपको कोई भी मटेरियल यूज करना है, आपको आईसीआई की मॉड्यूल यूज करनी है, आप डेफिनेटली करो, बट ये करो चैप्टर नंबर 6 के बाद। पहले के 6 चैप्टर्स में आईसीआई ने अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, मैंने अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक बार मेरे 6 चैप्टर कंप्लीट होने तक मेरे नोट्स रेफर करो, उसके बाद आप और भी कोई बुक रेफर करते हो, मुझे डाउट्स पूछते हो, आई डोंट माइंड। इज इट क्लियर? बट पहले के चाहे 6 चैप्टर कंप्लीट होने तक आपको और कोई बुक नहीं पढ़नी है। आईसीआई के मॉडल भी पढ़ना है तो मेरे 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पढ़ना है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। सी हमने क्या बोला, अगर ऑफर वैलिड है और उस पे एक्सेप्टेंस वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके लिए यहां हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो ऑफर दिया जाता है उसके रूल्स क्या है। ओके और बेस बहुत सिंपल है, अगर सारे रूल्स फुलफिल होते हैं तो ऑफर विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? यू कैन सी टीक्यू दिया हुआ है, यानी थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन की तरह आ सकता है, एंड बाजू में ए दिया हुआ है। माइंड यू ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? सो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। नंबर 1, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या तो ऑफर एक्सप्रेस होगा या तो इंप्लाइड होगा। ओके सर। नंबर 2, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने ये भी देख चुका है कि ऑफर या तो स्पेसिफिक होगा या तो जनरल होगा। हाँ, एक्सप्रेस स्पेसिफिक हो सकता है, एक्सप्रेस जनरल हो सकता है, इंप्लाइड स्पेसिफिक हो सकता है, इंप्लाइड जनरल हो सकता है। बट ये दो बेसिक जो अपोजिट चीजें है वो याद रखना, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। नंबर 2, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर हम पहले ही बात कर चुके हैं, बाकी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वहां इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वेरएस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो ऑफर होना चाहिए जहां पार्टी का इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमने देखा था सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, जैसे मैं अपने वाइफ को बोल रहा था मैं तेरे लिए गोल्डन झुमके लेके आऊंगा, मैंने ऑफर दिया अपने वाइफ को, तो वो ऑफर में मेरा इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट जहां देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वहां कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। यहाँ दोनों पार्टी का नाम सेम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ मिसेस बेल्फोर ने मिस्टर बेल्फोर के खिलाफ कोर्ट में केस किया। सर इशू क्या था? कुछ नहीं, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने तुझे खर्चा करने के लिए इतना पैसा दूंगा, और हस्बैंड ने वो पैसा नहीं दिया। तो वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस किया कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हर महीने इतना पैसा देंगे खर्च करने के लिए, बट इन्होंने पैसा नहीं दिया। जज साहब ने दोनों पार्टी को बुलाया, इधर आओ, ठीक है, बोले घर के मैटर घर पे निपटाया करो। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, एंड हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट में मानते हैं कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देयरफॉर ऐसे ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे where there is intention to create legal relationship। एंड जब भी सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता ही है कि आपको लिखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बट वहां पे रेफरेंस केस में आप इस केस का नाम लिख सकते हो। किसका नाम क्या है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। नाउ पॉइंट नंबर 4, offers should be communicated to offer। this is a very interesting point, very important point। ठीक है, क्या बोलते हैं देखते हैं, एक्सक्यूज मी। तो ये क्या बोलता है, ऑफर वैलिड तब होगा जब वो ऑफर को कम्युनिकेट हो चुका है। मतलब ऐसे ऑफर जो ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं हुए उसके लिए वो ऑफर वैलिड नहीं है। सर बोलना क्या चाह रहे हो? चलो इस पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सर इस केस में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक सेठ जी थे, गौरी सेठ, उनका एक नौकर था लालू, सेठ जी की एक प्यारी सी क्यूट सी सी बेटी थी,
प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी कौन सी बेटी थी। बेटी ऐसी गार्डन में खेल रही थी, घर के सामने जो गार्डन था उसमें खेल रही थी, इधर उधर घूम रही थी। खेलते खेलते घूमते घूमते घूम गई, आसपास नहीं मिली। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए, बेटी मिली नहीं। ठीक है, सेठ जी ने यहाँ वहां बेटी को बहुत ढूंढा, 4-5 लोगों को लगा दिए बेटी को ढूंढने के लिए, बट बेटी मिली नहीं। एक पूरा दिन हो गया। अगले दिन सेठ जी ने अपने नौकर लालू को बुलाया कि लालू, जा, तेरे नमक के फर्ज को चुकाने का वक्त आ गया है। जा जाके अपनी छोटी मालकिन को ढूंढ के ला। लालू निकला। 5 दिन हो गए क्लास, लालू भी वापस नहीं आया। थक हार के सेठ जी ने इनाम रखा, एक जनरल ऑफर दिया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसे मैं पूरे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। कितने क्लास? 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। एंड अगले 2 दिन के बाद लालू बेटी को लेके आ गया। अब लालू बेटी को लेके आया, सेठ जी ने उसको शाबाशी दी। लालू अपने घर गया। घर जाने के बाद अड़ोस पड़ोस के लोगों से मालूम पड़ा कि सेठ जी ने 10 लाख का ऐसा ऑफर दिया था। ठीक है, लालू तुरंत आया सेठ जी के पास, बोले लाओ मेरे 10 लाख रुपए। सेठ जी ने देने से मना कर दिया। लालू ने सेठ जी के खिलाफ कोर्ट में केस किया। सर मुद्दा क्या है, मैटर क्या है? सी, लालू ने कोर्ट में केस किया और बोला कि सेठ जी ने 10 लाख रुपए इनाम रखा था, मैं बेटी को लेके आया, सेठ जी मुझे 10 लाख रुपए देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला, क्या लालू तुझे पता था जब ये ऑफर दिया था, या तू बेटी को लेके आया था तुझे पता था कि 10 लाख का ऑफर दिया है? लालू बोले, नहीं, मैं तो वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नहीं था। तो कोर्ट ने बोला, क्योंकि तूने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नहीं था, तो वो ऑफर तुझे कम्युनिकेट नहीं हुआ था, इसलिए तेरे लिए वो ऑफर वैलिड नहीं है। इस पॉइंट से, इस केस से ये प्रूव होता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ, फिर उसने एक्ट किया, तो एक्सेप्टेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिना ऑफर के अगर उसने एक्ट किया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? सो पॉइंट नंबर 4 क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमने 4 एग्जाम पॉइंट्स देख लिए। बेसिकली वी आर डीलिंग विथ रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। रूल नंबर 1, ऑफर शुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. Offer should be specific or general. Offer should be made with the intention to create legal relationship. केस का नाम Balfour versus Balfour. Number 4, offer must be communicated to offeree. Offeree को offer communicate होना चाहिए. केस का नाम लालमन शुक्ला versus गौरीदत्त. आगे बढ़े, देखो पॉइंट नंबर 5, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डिफाइनाइट. सर बोलने का मतलब क्या है? सी, जितने भी ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, सब सर्टन होने चाहिए, डिफाइनाइट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ये वेग नहीं होने चाहिए। अगर इसके टर्म्स एंड कंडीशन वेग होते हैं, अनक्लियर होते हैं, तो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। सर बोलना क्या चाह रहे हो? देखो एग्जांपल देता हूं, आपको आराम से समझेगा। मैंने एक बंदे को हायर किया एज ए एम्प्लॉय और मैंने उसे ऑफर दिया कि आई विल पे यू रीजनेबल प्राइस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? रीजनेबल प्राइस। उसने 1 महीने पूरा मेरे यहाँ काम किया। जब सैलरी मांगी तो मैंने उसे 100 रुपए थमा दिया। वो बोला कि सर आप तो सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो। मतलब बेटा मैंने पहले ही बोला था आई विल पे यू रीजनेबल प्राइस। मेरे हिसाब से 100 रुपए इज रीजनेबल। वो बोले यार मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था सेठ जी कि आप मुझे 8,000 10,000 रुपए दोगे। पॉइंट समझो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ही ऑफर क्या दिया था? आई विल पे यू रीजनेबल अमाउंट। नाउ व्हाट इज रीजनेबल कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर बोलना क्या चाह रहे हो? ऐसे ऑफर ही मत रखो जहां कंफ्यूजन का कोई स्कोप हो। ऑफर सर्टन होने चाहिए, ऑफर क्लियर होने चाहिए, ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सर और एग्जांपल दो। सपोज आई एम अ ऑयल डीलर। ठीक है, आई डील विद कोकोनट ऑयल, I deal with groundnut oil, I deal with sunflower oil, I deal with say olive oil. Is it clear? ठीक है, अब आपने आके मुझे ऑफर दिया कि सर क्या आप 1 लीटर ऑयल 50 रुपए में दोगे। पॉइंट समझो, अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है कि कौन सा ऑयल, बिकॉज मैं तो 4 ऑयल में डील कर रहा था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? आपके ऑफर ने अनसर्टेनिटी क्रिएट की, ये वेग होगा कि कौन सा ऑयल। आगे जाके मैं एक्सेप्ट करूंगा, झगड़े हो सकते हैं कि आपके हिसाब से शायद वो ग्राउंडनट ऑयल होगा, मेरे हिसाब से शायद वो से कोकोनट ऑयल होगा, तो आगे जाके डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में
आपने मुझे क्या पूछना चाहिए था स्पेसिफिक नाम के साथ में कि सर क्या आप मुझे 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल 50 रुपए में दोगे? इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे सब चीजें सर्टन हो जाती। देखिए पहले एग्जांपल में आपने सिर्फ ऑयल मेंशन किया था, कौन सा ऑयल होना चाहिए वो मेंशन नहीं किया था। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर अगर मैं सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल में डील करता और आप मुझे पूछते क्या आप 1 लीटर ऑयल 50 रुपए में दोगे, तो यहाँ सब कुछ सर्टन है क्योंकि आई ओनली डील विद ग्राउंडनट ऑयल। ऐसे केस में फिर ऑफर वैलिड होता। बट जहां मैं मल्टीपल ऑयल्स में डील कर रहा हूं, ऐसे केस में आपका ऑफर वैलिड नहीं है जब तक आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि 1 लीटर कौन सा ऑयल यूज करना है। राइट? सो बोलना क्या चाह रहे हैं हम सर कि ऑफर के सारे टर्म्स जो है वो सर्टन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, डिफाइनाइट होने चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी अनक्लियर। वेग मतलब क्या होता है? अनक्लियर। इज इट क्लियर क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेना आप। नेक्स्ट, ऑफर में बी कंडीशनल। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है कि भाई आपको जितने कंडीशन लगाने हैं आप ऑफर में लगा सकते हो, वो तो एक्सेप्टर के ऊपर है कि क्या उसे कंडीशंस चलते हैं या नहीं। अगर उसे कंडीशन चलते हैं तो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसको कंडीशन नहीं चलते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर एग्जांपल दो। सपोज मेरा एक घर है जो मैंने ऑफर दिया कि मैं ये रेंट पे दूंगा ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली। आई होप इट इज क्लियर। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि मैं अपना घर रेंट पे दूंगा ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली। ऐसे आप ऑफर में कितने भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं। जैसे आप होटल बुक कर रहे हो तो होटल में पहले से दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं जो आप साइन करते हो जब आप रूम बुक करते हो तब। तो वहां टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए, हमको टर्म्स एंड कंडीशन चलते हैं इसलिए हमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसको नहीं चलते वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो याद रखना, आप ऑफर में चाहो तो कितने भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो, बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर आपने कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया मतलब जैसा ऑफर दिया वैसा एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया। एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। याद है आपको? ठीक है, तो ऑफर में भी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। ये हम आगे देखेंगे रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस में कि एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल बिकॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। याद है कुछ आपको? आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास। पॉइंट नंबर 7 बोलता है ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। मतलब क्या? मतलब ये पॉइंट को समझने के लिए आपको उसका अंदर का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और मैंने उसे डिवाइड करके रखा है सेंटेंस को ताकि एक क्लैरिटी आए आपको एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। सो वो क्या बोल रहा है? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए नॉन कंप्लायंस ऑफ विच would amount to be acceptance। दिख रहा है क्या? मतलब ऐसा ऑफर ही वैलिड नहीं होगा जिसमें आपने पहले से बोला है कि तूने कंप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। सर क्या बोल रहे हो? फिर से, ऐसा ऑफर वैलिड नहीं है जिसमें वो बोलता है तूने ये नहीं किया तो भी मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। सर प्रॉब्लम क्या है? यहां मानने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सेम लाइक ऑफर इवन एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। सर बोलना क्या चाह रहे हो? एक एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मैंने रात को 3 बजे आपको मैसेज किया कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे 100 रुपए में बेच दो और तुमने अगर 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम तो घोड़े बेच के सो रहे हो, सुबह उठे तो मालूम पड़ा पूरी प्रॉपर्टी बिक गई 100 रुपए में। सर बोलना क्या चाह रहे हो? अरे भाई मैंने ऑफर क्या दिया था कि अगर तूने 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। अगर ऐसे ऑफर वैलिड होते तो कितने लोगों की कितनी चीजें बिक जाती। लोग रात को सोना बंद कर देते कि सोया तो किसी ने ऑफर भेज दिया अगर मुझे ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पॉइंट समझो, ऐसे ऑफर ही वैलिड नहीं है इसमें तुम बोल रहे हो कि तूने अगर एक्सेप्ट नहीं किया 15 मिनट में, आधा घंटे में तूने ऐसे रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस मानने से नहीं होता। सेम लाइक ऑफर, इवन एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। इज इट क्लियर? ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं। आप एग्जाम देने गए, 3 घंटे आपका फोन साइलेंट पड़ा हुआ है आपके बैग के अंदर एंड मैंने उसी दौरान आपको मैसेज किया कि तूने अभी नई गाड़ी ली है, वो गाड़ी मुझे 50 रुपए में बेच दे। अगर तूने आधे घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया।
आप तो एग्जाम दे रहे थे, आधा घंटा निकल गया, कि आपकी गाड़ी 50 में बिक जाएगी? नहीं सर, ऐसे ऑफर ही वैलिड नहीं है जिसमें लिखा है कि तूने कंप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। ये सेंटेंस पे फोकस करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस क्या बोलता है? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऐसा ऑफर में टर्म नहीं होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, मतलब तूने 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू बी एक्सेप्टेड, तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस हो गया। यहाँ मानने वाला ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा सर। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को सेम ऑफर दे रही है। हमने क्या बोला कि सर दोनों ही पार्टी ऑफर दे रही है, किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। वही चीज बोल रहा है, जब तक किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तो क्या बोलता है? टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट and most important point, offer must be distinguished from invitation to offer। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में देयर शुड बी डिफरेंस, ठीक है। ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। नाउ सर यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा, इनविटेशन टू ऑफर। सर इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, देखते हैं। इनविटेशन टू ऑफर समझने के लिए हम एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी इनविटेशन टू ऑफर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मैं 3-4 कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उस एग्जांपल पे फोकस करना। ओके, सो हम लोग गए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में खाना खाने। इज इट क्लियर? रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ था। सो सर क्या मेन्यू कार्ड ऑफर है? ऑब्वियसली बात है, मेन्यू कार्ड इज ऑफर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेन्यू कार्ड ऑफर था, मैंने उसमें से एक सब्जी ऑर्डर की, भैया 2 मशरूम मसाला लेके आना। तो मेन्यू कार्ड ऑफर था, मैंने, ठीक है, ऑर्डर दिया, यानी ऑफर को एक्सेप्ट किया, तुम्हारे बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, ठीक है। अब जाके अगर रेस्टोरेंट वाला बाद में आता है और मुझे बोलता है कि सर मशरूम मसाला तो नहीं है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, परफॉर्म नहीं किया, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ। क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ? क्लास वो ऑफर था, मैंने ऑर्डर दिया तो ऑफर को एक्सेप्ट किया, तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कमर्शियल एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर उसने मशरूम मसाला सब्जी देने से मना किया तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ। सर कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आपको आगे क्लैरिटी आएगी। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं जॉब के। सर कम से कम वो तो ऑफर है, इज इट क्लियर? सो मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा जॉब का न्यूज़पेपर में, वो ऑफर था, इज इट क्लियर? तो मैं चला गया इंटरव्यू देने, तो वो ऑफर था और मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जितने भी लोग इंटरव्यू देने गए हैं उनको सबको जॉब देना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन है, वरना हम उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। सर लेकिन वो हर एक को जॉब थोड़ी देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ऑब्लिगेशन आ गई ना, कोर्ट में केस करने का ऑप्शन आ गया, सब लोग जिसको जॉब नहीं मिला वो कोर्ट में केस कर देगा। नहीं सर कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, कोई बात नहीं, चलो क्लैरिटी आते जाएंगी। हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इस एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा सबको, कॉलेज में एडमिशन लेते समय एक प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट होता है कॉलेज का, यू नो दिस? तो आपने जब 11-12 में एडमिशन लिए होंगे तो आपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लिया होगा, उसके लास्ट पेज पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने फॉर्म भर के कॉलेज में जमा किया होगा और बाद में आपको मालूम पड़ा होगा आपका एडमिशन हुआ है या नहीं। मुझे इतना बताओ, जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है वो तो ऑफर है, हाँ सर। तो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा तो ऑफर को एक्सेप्ट किया, हाँ सर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल सर। तो ऐसे केस में कॉलेज वालों को हर एक को एडमिशन देना पड़ेगा, अगर उन्होंने किसी को भी एडमिशन नहीं दिया तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दोगे। सर ऐसा थोड़ी होता है, कॉलेज वाले सबको एडमिशन थोड़ी देते हैं। अरे प्रॉस्पेरस ऑफर था, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा, ऑफर को एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो कॉलेज वालों पे ऑब्लिगेशन आ गया, उन्हें मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, उन्हें मुझे एडमिशन देनी पड़ेगी। सर नहीं सर कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है, चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अपने लास्ट एग्जांपल में अपन एग्जांपल लेते हैं बिग बाजार का। बिग बाजार इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे हर चीज डिस्प्ले पे लगी होती है। आजकल कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चीजें डिस्प्ले पे लगी होती है, इज इट क्लियर? तो एक बार मुझे बताओ, अगर गुड्स डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, ठीक है, वो तो ऑफर है पक्का 100%।
मैंने गुड्स डिस्प्ले पे रखे ना, ऑफर है, ठीक है, जो चाहे आके ले ले, जनरल ऑफर है। इज इट क्लियर? अब मैंने जाके गुड्स पिक किया, मतलब मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, परफेक्ट, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डन। तो गुड्स डिस्प्ले पे रखे हुए थे, ये ऑफर था, मैंने जाके ऑफर पिक किया, यानी गुड्स को पिक किया, यानी ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं गुड्स को पिक करके कैशियर के पास गया, कैशियर बोले सर 9 बज गए, ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, आज का मैं आपका ऑर्डर ले नहीं सकता। एक सेकंड, जब वो ऑफर था, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो ये होता कौन है मना करने वाला? क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं? आप बोलोगे सर क्या चल रहा है? आज तक जब भी आप ऑफर और एक्सेप्टेंस के एग्जांपल दे रहे थे, हमको समझ रहा था, आज कुछ तो भी अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है क्लास, क्योंकि चारों एग्जांपल्स पे हमने जो ऑफर देखा क्लास, वो ऑफर नहीं था, इट वॉज इन्विटेशन टू ऑफर। अब सर ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या कंसेप्ट है? इज इट क्लियर? ध्यान देना, अगर वो चारों एग्जांपल यानी मेन्यू कार्ड, प्रोस्पेक्टस, गुड्स जो डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, ठीक है, और वो जॉब वाला एडवर्टाइजमेंट, अगर ये चारों ऑफर होते तो हमने जो रिप्लाई किया वो एक्सेप्टेंस हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। बट पॉइंट क्या है, ये चारों ऑफर नहीं है, इट्स अ इन्विटेशन टू ऑफर। अब सर ये क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर इनवाइट्स यू टू ऑफर। तो इन्विटेशन का रिप्लाई, इन्विटेशन टू ऑफर का रिप्लाई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ऑफर होगा। आई होप यू गेटिंग मी। वापस से, अगर वो चारों ऑफर होते तो हम उसे एक्सेप्ट करते, हम उसे रिप्लाई करते तो एक्सेप्टेंस होता और कॉन्ट्रैक्ट बनता। बट याद रखना, ठीक है, वो चारों भी ऑफर नहीं थे, वो चारों भी थे इनविटेशन टू ऑफर। इज इट क्लियर सर? मतलब क्या, वो चारों इनविटेशन टू ऑफर थे। इनविटेशन टू ऑफर इनवाइट्स यू टू ऑफर, मतलब इनविटेशन टू ऑफर का रिप्लाई विल बी ऑफर, फिर उस पर रिप्लाई देना पड़ेगा एक्सेप्टेंस, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब क्या, देखो वापस से क्लियर करते हैं। सो मेन्यू कार्ड वॉज इन्विटेशन टू ऑफर, ओके। मैंने ऑर्डर दिया 2 मशरूम मसाला देना, मैंने ऑफर दिया, अब वो उसके हाथ में है कि हाँ बोलना कि ना बोलना। अब समझा? ठीक है। नंबर 2, सर जॉब का एडवर्टाइजमेंट जो था वो इनविटेशन टू ऑफर था, ओके सर। उस पे मैंने जाके इंटरव्यू दिया, यानी मैंने ऑफर दिया, अब वो उनके हाथ में कि ऑफर एक्सेप्ट करना या नहीं करना। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं? नंबर 3, वो जो गुड्स डिस्प्ले पे रखे हुए थे बिग बाजार में, वो ऑफर नहीं है, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। हम जब गुड्स पिक करके कैशियर के पास जाते हैं तो हम ऑफर देते हैं, अब वो कैशियर के हाथ में कि ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। इज इट क्लियर? एंड लास्ट जो एग्जांपल देखा हमने, वो कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस था, इट वाज नॉट अ ऑफर, इट वाज इनविटेशन टू ऑफर। उस पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया, यानी हमने ऑफर दिया, अब वो उनके हाथ में है कि हमको एडमिशन देना है या नहीं, यानी ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। फर्क समझ आए? तो प्रैक्टिकली कुछ कुछ सिचुएशंस जो होते हैं, कुछ कुछ केसेस जो होते हैं, वो ऑफर नहीं होते, वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। अब आप बोलोगे सर हम मालूम कैसे करेंगे कि वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? अभी मैंने कैसे मालूम किया, मैंने आपको चारों एग्जांपल दिए, उसमें पहले मैंने उसे ऑफर पकड़ा, फिर रिप्लाई पे एक्सेप्टेंस पकड़ा और देखा कोर्ट में केस कर सकते हैं कि नहीं रिफ्यूज करने में। हमको चारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगी, ठीक है। ऐसे जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कंफ्यूजन होता है कि वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, तो आप उससे पहले ऑफर मानो, उसका रिप्लाई देखो, फिर ब्रीच पे कोर्ट में केस करने का ऑप्शन होता है कि नहीं, वो दिमाग लगाओ, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। फिर उसे रख के देखो इनविटेशन टू ऑफर, और देखो क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं। इज इट क्लियर? हाउएवर प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आप नोट देख सकते हो, नोट्स में मैंने क्लियरली सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर के। जैसे कैटलॉग ऑफ गुड्स, ठीक है, देखो मैं हर जगह आपको रख के देख रहा हूं, आपको समझेगा। अगर कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफर होता, सर कैटलॉग ऑफ गुड्स होता क्या है? आप कई बार टीवी परचेस करने जाते हो, तो वो आपको एक छोटी सी बुक दे देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी टीवी चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ शीट दे देते हैं आपको। याद रखना कि वो कैटलॉग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैटलॉग। तो देखो, हम पहले मानते हैं कि वो ऑफर है, परफेक्ट। अब उसमें से हमने एक टीवी निकाली, बोली भैया ये टीवी देना। अगर वो ऑफर है तो हमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट हो गया। अब अगर दुकानदार बोलता है कि मेरे पास तो ये टीवी नहीं है, तो उसने कॉन्टैक्ट का ब्रीच किया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? आप लोगों से कुछ तो गड़बड़ी चल रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफर नहीं है, इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब देखो उसको इन्विटेशन टू ऑफर रख के देखते हैं तो क्या होगा।
कैटलॉग वाज इनविटेशन टू ऑफर। मैंने शॉपकीपर से बोला ये टीवी देना, तो मैंने ऑफर दिया। अब वो उसके हाथ में है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं, हाँ बोलना है या नहीं। अब परफेक्ट हो रहा है, वो कैटलॉग इज इनविटेशन टू ऑफर। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेन्यू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट। अभी अभी हमने देखा था एग्जांपल में, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। तो मेन्यू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर है, मैंने ऑर्डर दिया यानी मैंने ऑफर दिया, एंड अब वो शॉपकीपर के हाथ में है, रेस्टोरेंट के ओनर के हाथ में है कि ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद द प्राइस। अभी हमने बिग बाजार का ऑफर देखा था कि इट वाज इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अभी हम बात कर चुके हैं जॉब वाले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इट इज नॉट अ ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। ये हम सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं क्लास इनविटेशन टू ऑफर के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अ टेंडर नोटिस। अब सर ये क्या होता है टेंडर नोटिस? आपने देखा होगा गवर्नमेंट के दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, ये कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है, ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम दे रही थी। इज इट क्लियर? उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखोगे न्यूज़पेपर में टेंडर नोटिस निकालती है। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे ये रोड से लेके ये रोड बनाना है, ठीक है, आप कोट करो कि आप कितने बना के दोगे। इज इट क्लियर? तो आए दिन आप जब न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो टेंडर नोटिस होता है। सो ये क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट आपको इनवाइट कर रही है कि आप कोटेशन दो, आप टेंडर भरो। तो वो क्या है, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। अब उसके रिप्लाई मैंने क्या किया, मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने एक टेंडर भरा, मैंने कोटेशन दिया, मैंने ऑफर दिया एक प्राइस के साथ में। अब वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो प्राइस या वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। आई होप इट इज क्लियर। तो टेंडर नोटिस इज इनविटेशन टू ऑफर, उसके रिप्लाई मैंने टेंडर भरा, तो टेंडर इज द ऑफर। नाउ गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो टेंडर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रेलवे टाइम टेबल। सर रेलवे टाइम टेबल इनविटेशन टू ऑफर है? यस, रेलवे का टाइम टेबल, ट्रेन इस टाइम पे चल रही है, इज इनविटेशन टू ऑफर। मैंने जाके टिकट परचेस करने के लिए काउंटर पे गया, मैंने ऑफर दिया, अब वो उसके हाथ में कि वो मुझे टिकट देगा या नहीं, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लास्ट, प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, वो प्रोस्पेक्टस बाय कॉलेज दिया था। सर ये प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी क्या होता है? जो 11-12 कॉमर्स बैकग्राउंड से आए उन्हें थोड़ी बहुत हिंट होगी, जिन्हें हिंट नहीं है मैं आपको समझा देता हूं। सी, हम जब कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं तो एक इन्वेस्टर के मन में 10 क्वेश्चन आएंगे। कंपनी के 5 साल का प्रॉफिट क्या है, कंपनी के पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। एंड देयरफॉर लॉ ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, प्रोस्पेक्टस। लॉ ने क्या बोला, जब भी कंपनी को शेयर्स इन्वाइट करने हैं, लोगों से पैसा इन्वाइट करना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट भेजेगी, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, देन कंपनी उनमें से कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी। याद रखना, प्रोस्पेक्टस ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। उसके रिप्लाई में अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को देते हो, यानी आपने ऑफर दिया। अब वो कंपनी के हाथ में है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं, या आपको शेयर्स अलॉट करना है या नहीं। इज इट क्लियर? ये सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफर के। इसको छोड़ के वैसे तो ऑलमोस्ट हमने सारे एग्जांपल कवर कर दिए, ठीक है, इसको छोड़ के कोई भी एग्जांपल में आपको कंफ्यूजन होता है कि वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, तो उसे ऑफर रख के देख लो, जैसे मैंने अभी इस केसेस में रख के देखा, आपको अपने आप समझ जाएगा। कुछ भी गड़बड़ी चल रहा है तो आप उसे इनविटेशन टू ऑफर रख के देखो। ये सारे एग्जांपल्स को मैंने और एक जगह पे दे दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी आप अपने नोट्स में लिख देना। देखो, यहाँ मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया सारे एग्जांपल्स को। ये सब इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। इस केस में ऑफर क्या होगा ये भी मैंने सामने लिख के दिया हुआ है आपको, यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन। एंड ऐसे केस में एक्सेप्टेंस क्या होगा वो भी मैंने राइट साइड में दिया हुआ है। तो इट इज एडवाइजेबल कि हो सके तो ये पूरे चार्ट को लिख लेना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ऑफर क्या हो रहा है यहाँ पे, इनविटेशन टू ऑफर क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं फिर से मूव करता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा सर वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आज बर्बाद हो चुका है, ठीक है, बट जितना हमने पढ़ा वो एक बार आज रिवाइज करते हैं। ओके, तो सर वी वर डीलिंग विद चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पूरा रिवाइज करते हुए, ठीक है, मैं आज से कंसेप्ट को कंप्लीट करता हूं। तो हम बात करते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हमने देखा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। उसमें हमने देखना शुरू किया व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। पहले हमने देखा ऑफर का डेफिनेशन जो डिफाइन करता है सेक्शन 2A। वो बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस आइदर टू डू समथिंग और abstain from doing something with a view to obtain assent or consent of that person on such act or such abstinence। मतलब ऑफर ऐसे वैलिड होते हैं जहां आप अपनी इच्छा सामने वाले को बता रहे हो या तो कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। क्यों? ताकि हमको सामने वाले का उस पर एसेंट या कंसेंट चाहिए। करने के लिए हो तो एक्ट पे, कुछ ना करने को लेके हो तो एब्सटिनेंस पे। ठीक है। पर्सन जो ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफरर, प्रपोजर या प्रोमिसर। आपने जिसको ऑफर दिया उसे बोलते हैं ऑफरी, प्रपोजी या प्रोमिसी। और अगर उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टर। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। इज इट क्लियर? अभी आपको मैं सिखा चुका हूं कि ऑफर के टाइप्स उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं, बट जो अपोजिट वाले हैं वो है जनरल और स्पेसिफिक, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फिर हमने रूल्स देखे रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि मैंने आपको अभी वो इन्विटेशन टू ऑफर वाला एग्जांपल देखा था, वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन टू ऑफर के क्वेश्चन कैसे आएंगे? दिया होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में गुड्स रखे हुए, ठीक है, इसने जाके गुड्स पिक किया और कैशियर ने मना कर दिया गुड्स देने के लिए, तो क्या वो कैशियर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? तो अब यहाँ बोलोगे सर की जो गुड्स डिस्प्ले पे रखे हुए थे वो इन्विटेशन टू ऑफर थे, आप कैशियर के पास गुड्स लेके गए, आपने ऑफर दिया, अब वो कैशियर के हाथ में है कि ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। क्योंकि उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं हुई, आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। Sir, what are rules regarding valid offer? Number one, offer can be express or implied, of course. Offer can be specific or general, of course. Number three, offer must be made with a view to create legal relationship. मतलब वो ही ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जहां इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। किसका नाम देखा हमने? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। याद है हमने क्या देखा था कि अगर ऑफर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। जैसे हमने केस में देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाले केस में। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन। ऑफर के टर्म्स सर्टन होने चाहिए, डिफाइनाइट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, अनक्लियर नहीं होने चाहिए, ताकि आगे तक कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, ऑफर में भी कंडीशनल। आप जितने चाहो ऑफर पे कंडीशन लगा सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। अगर आपने कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस दिया, फिर से बताओ, तो उसे बोलेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस, उसे बोलेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। हम पहली बात कर चुके हैं, ऐसे ऑफर वैलिड नहीं है जिसमें तुमने इतने टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। ये मानने वानने यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ये ना चल बे, ये चलने वाला नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस हुआ है। एंड पॉइंट नंबर 8, दो क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एक पार्टी को तो एक्सेप्टेंस देना ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। सर ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि कुछ कुछ केसेस में वो ऑफर नहीं होते, अगर वो ऑफर होते तो उसका रिप्लाई एक्सेप्टेंस होता और कॉन्ट्रैक्ट बनता। कुछ कुछ केसेस में वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, तो ऑफर का रिप्लाई एक्सेप्टेंस है, उससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट इनविटेशन टू ऑफर का रिप्लाई इज ऑफर, उस पर फिर रिप्लाई करेंगे तो एक्सेप्टेंस होगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर का रिप्लाई विल ऑलवेज बी ऑफर, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेंस, बिकॉज इनविटेशन टू ऑफर इटसेल्फ इनवाइट यू टू ऑफर। तो आप जब रिप्लाई कर रहे हो इनविटेशन टू ऑफर का, तो आप ऑफर दे रहे हो, अब वो सामने वाले पार्टी के ऊपर है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। आई होप इट इज क्लियर। आई होप आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट समझे होंगे। ठीक है, इस पे एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। ठीक है, कोई भी डाउट आएंगे तो आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार नोट्स भी पढ़ लेना, जो साथ साथ यहाँ पे दिए, मैं आपको नोट्स पोस्ट भी करूंगा साथ साथ इस चैप्टर के, तो साथ साथ पढ़ते रहो, डाउट्स पूछते रहो। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।